थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और परेशान ना हो करें, मैंने आपको देखा था परेशानी में, ये मसला मुझे बताया था किसी को बढ़िया नहीं। परेशान ना हो करें, इतना खूबसूरत चेहरा, मैं कहती इतना प्यारा चेहरा ये खराब हो जाएगा। जी मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। मैंने आपसे कहना था कि इसको आज की डेट में जाके ज़रूर मिले टाइम निकाल के, और जो भी चेंजिंग करनी है ठीक है, जो भी चेंजिंग करनी है मुझे बता दीजिएगा। और मेडिसिन प्रॉब्लली चेंज हो गई है, जो आपने रिपावायरन रखी है ना, इसकी जगह नई जनरेशन आ गई है, तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब रिपावायरन नहीं चल रही है। ठीक है। जी स्टूडेंट आवाज़ आ रही है सबको मेरी? फातिमा वर्दा आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है सबको क्लास मेरी? जी अली हमजा, अब आ रही है आवाज़ मेरी? ओके, आज हमने एक्रीडिटेशन की बात करनी है। पहले भी हमने इसको एक दफ़ा पढ़ा था लीडरशिप मैनेजमेंट के अंदर। आज इसको मैं फिर रिवीजन करवा रही हूँ कि बेसिकली एक्रीडिटेशन होता क्या है। कहते हैं एक्रीडिटेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दैट डिटरमिन वेदर एन इंस्टीट्यूशन मीट द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोगों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं, और ये चेक करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है वो उस स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं करता, उसकी ओवरऑल एफिकेसी, उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। इट इज़ द सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट फॉर्मल रिकग्निशन टू प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन दैट मीट स्टेटस। ठीक है, बेसिकली ये एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो फॉर्मल ग्रांट की रिकग्निशन करती है, मतलब उनको एक स्पेसिफिक ग्रांट मिलती है प्रोग्राम की या इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, जो कि एक सेट स्टैंडर्ड को मीट करती है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बाय फुलफिलिंग इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय ईच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आप जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी के, आप उनको फुलफिल करते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंडिकेटर्स को देखते हो। अगर आपका कोई भी ये है हॉस्पिटल साइड रिलेटेड कोई भी आपकी कोई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को देखते हो। तो स्टैंडर्ड्स आर मॉडल और एन एग्जाम्पल टू स्ट्राइव टू अचीव। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो मॉडल होते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, आप चीज़ों को अचीव करते हो। स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट व्हाट यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू एक्रीडिट इट। और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी आइदर यूनिवर्सिटी, मतलब आइदर वो आपका जो है आप कह लें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वट एवर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेट स्टैंडर्ड, एक सेट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने जब भी एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करनी होती है तो आपने उसमें देनी होती है। देन वी विल ऑप्ट फॉर इंडिकेटर। फिर हम इंडिकेटर की बात करते हैं। एन इंडिकेटर इज द स्टैटिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट द मेजर्स ऑफ द वन कैरेक्टर। ठीक है, एक इंडिकेटर जो है वो एक वो स्टैटिस्टिक्स होती है जो कि मेजर करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को। इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल्स। बेसिकली ये मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स और लेवल ऑफ द क्वालिटी अचीव। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि उन स्टैंडर्ड्स को हम देखते हैं
जिसमें हम एक पर्टिकुलर क्वालिटी को हमें अचीव करना होता है। इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सक्सेस इन अकॉम्प्लिशिंग द गोल्स और इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं जो कि हमें गोल्स या इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पर्पस ऑफ एक्रीडेशन। The purpose of accreditation is to ensure that minimum standards of quality are met. Most accredited agencies stated they aim to achieve higher than minimum standards are determined by peers in the field. It is to provide the recognition for funding and student financial aids. इसमें आप क्या करते हो, इसमें बेसिकली आप इंश्योर करते हो अपने उस मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो कि डिफरेंट एक्रीडेटेड एजेंसीज जो कि ऑलरेडी होती हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो उसको मीट कर रही होती हैं, उस स्टैंडर्ड्स को सेट कर रही होती हैं। और बेसिकली इसका एम क्या होता है कि आप अचीव करें हायर लेवल ऑफ एक्रीडेशन देन मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, एज इन द पीयर्स इन द फील्ड। यानी कि जिस तरह से आपकी मिसाल के तौर पे अगर शालामार है तो शालामार की तरह मार्केट में अगर कोई और हेल्थ केयर एजेंसी है, जैसे फातिमा मेमोरियल है, शौकत खानम है, या कोई और हॉस्पिटल है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, मार्केट के अंदर जो है उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए जो है वो सारा का सारा क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्पस फर्दर क्या होता है कि आपने प्रोवाइड करनी होती है रिकग्निशन, ठीक है, फॉर फंडिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड्स। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्पेसिफिक किस्म की कोई भी फाइनेंशियल एड्स अगर आपको चाहिए फॉर स्टूडेंट पर्पस या फॉर फंडिंग पर्पस, तो आपके लिए सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन की एक्रीडेशन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आपके पास उस इंस्टीट्यूशन की एक्रीडेशन नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड इज़ टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी अक्रॉस एकेडमिक प्रोग्राम, thus facilitating transfer of academic credit from one institution to another, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप उस कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हो, ठीक है, उस एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट RN है तो उसका रेलिवेंट प्रोग्राम और है, BSN है तो उसका रेलिवेंट एकेडमिक प्रोग्राम और है, ठीक है। बेसिकली जो कि क्या करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ एकेडमिक को फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। Then to knowledge the comparability of one degree to another in the same field across the region. Then आप क्या करते हो, आप knowledge देखते हो, comparability देखते हो, one degree to another in the same field of the region. अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं डिफरेंस की बिटवीन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन की, तो बेसिकली कहते हैं प्रोग्राम एक्रीडेशन रेफर्स टू एक्रीडेशन टू एकेडमिक कोर्सेज, ठीक है। उसमें हम एकेडमिक कोर्सेज को एक्रीडेट करते हैं। मिसाल के तौर पे साइंस है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, लॉ है, इंजीनियरिंग, नर्सिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन रेफर्स टू एक्रीडेशन टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एज ए होल। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन एक्रीडेशन के अंदर जो है वो आपके पास एक्रीडेशन आ जाती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की आ जाती है। Then if we talk about types of accreditation को, तो there are basic 3 types of accreditation. Probationary accreditation है, provincial accreditation है, full accreditation। यानी कि ये 3 वो चीज़ें हैं जो कि types of accreditation के अंदर आ जाती हैं। Probationary accreditation में क्या आ जाता है, it enables the nursing institutions or organization applying for accreditation for the first time for the period of not more than 3 years will still completing requirement, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम जब आप उसको एक्रीडेट करवाते हैं तो आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो इन वन आप कह लें कि स्टेप जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को एक्रीडेट नहीं करती है, ठीक है। मैक्सिमम इसके स्टेप्स होते हैं, एक्रीडेशन के भी स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप उसमें जो है वो प्रोबेशनरी एक्रीडेशन की बात बताई है, जिसमें वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स से ज़्यादा का पीरियड जो है वो आपको दरकार होता है। देन आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती है प्रोविंशियल एक्रीडेशन। Provincial accreditation basically enables nursing institutions or organizations
which has been accredited but which complies with most but not all of the required standard to operate for the period not more than 1 year. ठीक है, प्रोविंशियल के अंदर ये होता है कि बेसिकली प्रोविजनल एक्रीडेशन में आपने जो है वो 1 ईयर का टेन्योर ट्रैक को रखा होता है, तो मतलब 1 ईयर के अंदर आप मैक्सिमम तो नहीं बट लेकिन जो मिनिमम जितना भी आप उसके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, जैसे क्लासरूम्स है, ठीक है, सिटिंग कैपेसिटी है, मल्टीमीडिया है, ठीक है, आपकी आईटी लैब है, आपकी स्किल लैब है, ठीक है, आपकी ऑस्पी स्टेशन है, या कह लें कि आपका जो है वो इंडोर एंड आउटडोर जो गेमिंग है, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब एकेडमिक और एक्स्ट्रा कैरिकुलर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ यू कैन से अगर आपके पास मौजूद है और आप उसको फुल फ्लैश तो नहीं कह सकते, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर ठीक है तमाम तरह की जो है वो डिफरेंट ऑथर की बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन नॉट प्रोवाइड इन वन स्टेप, आप उसको वन स्टेप के अंदर नहीं कर सकते, बट यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, बिकॉज ना तो इतनी फंडिंग एकदम से मौजूद होती है और इवन फंडिंग होगी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आने में, साइन होने में, ठीक है, तो इट टेक्स अ टाइम। सो देन आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाती है फुल एक्रीडेशन। इट indicates that institution complies with all the required standard and may operate for the period of the 5 years before applying for the re-accreditation। तो इसमें आपके पास जो है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड आ जाता है और ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है आपके पास फॉर 5 years, ठीक है, 5 years के अंदर होता है और इसमें मैक्सिमम कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपनी एक्रेडिशन को फुलफिल कर लेता है। देन वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फॉर एक्रीडेशन, क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, क्वालिटी कॉन्शियसनेस एट ऑल लेवल विल टेक टाइम, ठीक है, अब मतलब हमने फॉरेन ऑथर्स की बुक मंगवानी है लाइब्रेरी में, ठीक है, सारी की सारी इंटरनेशनल ब्रांड होना चाहिए, कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट जो है वो फ्रेश कॉपीज होनी, फ्रेश मतलब के एडिशन होना चाहिए या स्टैंडर्ड जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑथर्स की होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट साइंस लैब तो उसमें भी आपके पास जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, किस किस को नहीं करना होना चाहिए, बताया तो सही है। Stances and consistency of the efforts will be required. Commitment on consistent basis. High rates of attribution will require. High rates of attribution will require repeated and continual training. ठीक है, continual training की ज़रूरत होती है। Public sector will take a longer time to get into process. Public sector जो है वो इस चीज़ के लिए time उसके बाद पब्लिक सेक्टर विल टेक ए लॉन्गर टाइम टू गेट इनटू प्रोसेस की ज़रूरत होती है उसके बाद, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्रीडेशन। एक्रीडेशन में जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो आपके सामने है, ठीक है, कंसिस्टेंसी में आपके पास कंसिस्टेंसी कमिटमेंट ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, कॉन्टीन्यूअल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वट एवर प्रोफेशनल हो जाए इंस्टीट्यूशन हो जाए, ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। एक्रीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते
हाँ जी, क्लास आवाज़ आ रही है सबको? ओके, अभी दूसरा लेक्चर आपका अपलोड हो जाता है, फिर वो स्टार्ट करते हैं जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर है। पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है इसको, तो ये सब रिवीजन कराने का पर्पज़ ये है कि आप इसको साथ-साथ पढ़ें जाके। वो अपलोड हो जाता है, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में। Identify the factors that influence the communication. Number 2, discuss how communication can be distorted and misunderstood. Number 3, choose which communication mode to use depending on the message and their relationship. Number 4, explain communication strategies. Vary according to the situation and those involved. Number 5, improve your collaborative communication skills. Number 6, develop a plan to enhance your communication skills. ये देखिए, सबसे पहले जो है वो आपके पास मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने कम्युनिकेट करना है टू द ऑडियंस। तो डेफिनेशन में वो कहता है कि बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑनगोइंग डायनामिक प्रोसेस इन विच द पार्टिसिपेंट साइमल्टेनियसली क्रिएट शेयर्ड मीनिंग इन एन इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें वो शेयर करता है मीनिंग को इंटरेक्शन के अंदर। द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू अप्रोच एज क्लोजली एज पॉसिबल अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज सेंड एंड वन रिसीव। यानी कि दो लोग होते हैं, एक आपके पास सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फ्लॉट करनी होती है, और जो सेकंड पर्सन होता है उसको क्या करना होता है, उसको पिक करना होता है और आगे मूव करना होता है। एट टाइम्स दिस कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज बोथ पार्टिसिपेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट कंडीशनिंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय पास्ट कंडीशनिंग से। The present situation, each person's purpose in the current communication, and each person's attitude towards self, the topic, and each other's. It is important that participants construct. ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि पर्सन का पर्पस ये होता है कि द मैसेज विच ही और शी इज फ्लोटिंग टूवर्ड्स योर ऑडियंस दैट इज मीनिंगफुल। ठीक है, वो मीनिंगफुल है, लेकिन उस मैसेज का अप्रोप्रिएट वे से उन ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, टॉपिक एंड ईच अदर। मतलब मैं शीतल से कहती हूँ कि शीतल आप लीडरशिप के ऊपर बात करें, बट इफ शीतल डोंट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड व्हाट इज द एबीसी ऑफ लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट, हाउ शी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, so it is important that participants construct messages as clearly as possible, listen carefully, monitor each other's responses, ठीक है, and after that the mean which is provided। ठीक है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, यू नो, आप लोग मुझे क्यों सुनते हो? बिकॉज आई हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, कुछ इल्म मेरे पास है। ठीक है, कुछ इल्म मैं कहती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई सुने एंड यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ लीडर, देन यू हैव टू कम्युनिकेट समथिंग नॉलेजफुल। ठीक है, कम्युनिकेशन में अब आप फजूल किस्म की बातें भी करना शुरू कर दो तो आप ऑडियंस के अट्रैक्शन का बायस नहीं बन सकते। ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बोथ ऑडियंस पिन ड्रॉप साइलेंट हो, लेकिन उसके लिए कुछ स्किल्स होती है। अब ऑलवेज रिमेंबर कि लीडर हमेशा एक होता है। ठीक है, और लोग उसकी बात सुनते हैं। सही है, तो लीडर की बात सुनना मतलब वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है।
क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, कब कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, ये जो WH वाले क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। What will you communicate? Strategy change and update smart goals and objectives. ये चीज़ आ जाती है। Then timeliness and deadliness. Timeliness और deadliness आ जाती है। Information updates आ जाती हैं। Team building programs आ जाते हैं। Then who will you communicate? कौन communicate करेगा? इस टेबल को जरा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जरा इसको रीड आउट करेंगे। ओके, होपफुली सबने पढ़ लिए WH वाले क्वेश्चन। देन व्हाट इज द प्रिसाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन? प्रिसाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो फंडामेंटल होती है इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ हाउ वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। Receiving includes both how we take in the message, reading or listening, for example, and the decoding of the messages. ठीक है, decoding of the messages हो जाता है, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन आगे प्लॉट करते हो वो डिकोड होती है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मैसेज में भी ओरल यानी फेस टू फेस, वन ऑन वन भी हो सकते हैं और इन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बाय टेलीफोन भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, वॉइस मेल भी हो सकती है, और पोस्टेज इन सोशल मीडिया साइट और रिटर्न, हैंड रिटर्न और टाइप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पर्पस ऑफ द मैसेज डिटरमिन्स द बेस्ट मोड टू यूज इन जनरल, द मोर इम्पोर्टेंट और डेलीकेट द इशू। मतलब ये देखते हैं कि डेलीकेट कितना इशू है, इसलिए हवाले से आपने बात करनी है। द मोर इंटीमेट द मोड शुड बी। ठीक है, एनी डिफिकल्ट इश्यूज शुड बी कम्युनिकेटेड फेस टू फेस, सच टर्मिनेटिंग द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्रंटेशन यूजुअली कहता है हैंडल की जाती है इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्स के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है स्पेशली नॉन वर्बल सिग्नल्स जो होते हैं। ठीक है, जो कि आप आंसर कर सकते हो अप्रोप्रिएटली। सो व्हाट मोड टू यूज डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इंटीमेसी रिक्वायर्ड। अब कौन सा मोड यूज होता है वो लेवल ऑफ इंटीमेसी पे डिपेंड करता है, पर्सन की, आपके रिलेशनशिप पे एंड मैसेजेस के ऊपर। द लेवल ऑफ इंटीमेसी इज डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से होता है। इन पर्सन हो गया आपका, ठीक है, बाय फोन हो गया, बाय फोन हो गया, वॉइस मेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ईमेल होगा और पोस्टल मेल हो गया। ये वो सारी की सारी चीज़ें आ गई। देन ये देखें, ये 4 प्रोसेस लीडरशिप साइकिल है। फिर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, चेंजेबिलिटी, कल्चर, ऑथेंटिसिटी। ये इन्वॉल्व 3 कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस फॉर द फेयर प्रोसेस है। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए। देन एग्रीड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। ये नहीं कि लोग बस पागलों की तरह बातें सुन रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं आ रही। एक्सेसिबल कम्युनिकेशन कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, significance level of the formality, the level of formality of the communication also affects the mode used. Applying for position requires a written format even if the letter is emailed rather than mail। ठीक है, इसमें में भी आपने करनी है, सॉरी। ठीक है, the relationship between the sender and receiver also affects the mode. If a staff nurse, for example, wants to nominate a co-worker for an award given by the hospital board,
डायरेक्टर, अगर हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो किसी किस्म का कोई अवार्ड देना चाहता है, रिटन लेटर देना चाहता है, ईमेल देना चाहता है, तो मेमोज वगैरह जो है वो लेस फॉर्मल्स होते हैं, ये उस लेवल के नहीं होते मेमोज जो होते हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह से फैक्सेस जो होगी, सोशल मीडिया पोस्टिंग आर पब्लिक एंड इम्पर्सनल, ठीक है, ये भी उस तरह से कोई कम्युनिकेशन का जो है कोई अच्छा मोड नहीं है। अब डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से देखी जा सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है। डिस्टॉर्शन कहता है इज इन एकाउस्टिक and electronic and any change in signal that alters the basis, ठीक है। डिस्टॉर्शन जो होती है वो अकाउस्टिक भी हो सकती है, यानी सुनने में भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अल्टर कर देती है आपकी बेसिक वेव फॉर्म को या रिलेशनशिप को बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के दरमियान में। इट इज यूजुअली अ डिग्रेडेशन, मोस्टली डिग्रेडेशन होती है सिग्नल्स की, ठीक है। नॉइस एडेड टू ए सिग्नल, नॉइस जो है वो आपकी ऐड हो जाती है सिग्नल्स के अंदर, यानी कि जो भी आप इनमें कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अगर उसमें किसी किस्म की कोई सिग्नलिंग इशू आ जाता है तो वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो आपकी एकाउस्टिक एप्लीकेशन होती है और दूसरी, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है तो हम कहते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड हो गया। कॉजेज जो है वो हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कॉजेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन की कॉजेज क्या क्या हो सकती है। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हम, ताकि किसी की भी कोई क्वेरी एम्बिगिटी है तो उसको हम हल कर लें। कॉजेज हम फिर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मुझसे, और अटेंडेंस भी दे देंगे।